हम कौटिल्य के आइडियाज को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग हम आइडियाज को देख सकते हैं और दूसरा उनके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग हम डिस्कशंस को देख सकते हैं। या आज के डेट पे कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कौटिल्य को कि बहुत ज्यादा क्रूर थे, बहुत ज्यादा क्रूएल थे, ये थे वो थे, बट उनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें उन्हें स्टडी करने की आवश्यकता है कि वो किस दौर में लिख रहे थे, किस कॉन्टेक्स्ट में चीजें लिख रहे थे। अगर सही बताऊं मैं तो कौटिल्य वाज नॉट ए पॉलिटिकल फिलोसोफर या पॉलिटिकल थिंकर एज सच, ही वाज ए स्टेट्समैन। वो किस तरह से राज्य को चलाना है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। ना केवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट में बल्कि पूरे ही पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन में, पॉलिटिकल फिलोसफी, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ही जो है कौटिल्य का एक बहुत बड़ा योगदान है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत रेलेवेंट कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। शुरू में ऐसा लग रहा था जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अराउंड ही पूरा पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट डिसिप्लिन जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा था वेस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो ऐसा लग रहा था, ऐसा माना जा रहा था कि शायद इंडिया या दूसरी जगहों में शायद कोई थियराइजिंग थिंकिंग हो ही नहीं रही है। सारा कुछ केवल प्लेटो, अरिस्टोटल ने और मैकियावेली ने ही किया है, बाकी दुनिया में किसी ने कुछ नहीं किया। इस तरह का जो है एक परसेप्शन पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल डिसिप्लिन के अंदर देखने को मिल रहा था। बट ओवर द टाइम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमें ये देखने को मिला, जैसे जैसे रिसर्च और एंगेजमेंट होने लगा इन एंशिएंट इंडियन और मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड थियराइजिंग में, तो देखने को मिला कि बहुत सारी चमत्कारी, बहुत सारी इंटरेस्टिंग एंड वंडरफुल थिंग्स जो है यहाँ भी बोले जा चुके हैं। जो माकियावेली चीजें जाके 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी में बोल रहा था, वही चीजें यहाँ जो है चाणक्य या कौटिल्य जैसे लोग बिफोर द कॉमन एरा यहाँ बोलने लग गए थे। ठीक है, सो इसीलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कौटिल्य और धीरे धीरे वक्त के साथ और ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं और एग्जाम्स में कौटिल्य रिगार्डिंग क्वेश्चंस और भी ज्यादा पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज पूछे जाने लग रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, सो कौटिल्य के बारे में जो है, कौटिल्य का अगर हम लेक्चर को किस तरह से लेक्चर को डिजाइन करेंगे उसको अगर हम देखें तो पहले हम लाइफ एंड टाइम्स एंड कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कौटिल्य के दौर क्या था, उस पर डिबेट्स हैं, उस पर कई सारे कंफ्यूजन्स है, उस पर कई लोगों के डिसएग्रीमेंट्स हैं कि कौटिल्य कौन से फेज में थे या नहीं थे, बट जो भी है हम लाइफ एंड टाइम्स और कॉन्टेक्स्ट ऑफ कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम सारे थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी से हमारा जो होल्ड है, हमारा कंट्रोल है, बेटर होता है ओवर पॉलिटिकल थॉट। उसके बाद हम स्ट्रक्चर देखेंगे ऑफ अर्थशास्त्र, उनका जो मैग्नम ओपस है, इसे हम मैग्नम ओपस कहते हैं, उनका जो मेन बुक है उसके ऊपर हम थोड़ी सी स्टडी करेंगे। मैग्नम ओपस जिसे कहते हैं मेन बुक, जैसे कि प्लेटो के केस में हमने देखा था रिपब्लिक और एरिस्टोटल के केस में हमने देखा था पॉलिटिक्स, उसी तरह से अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का मैग्नम ओपस है। इस पे भी डिबेट्स हैं, इस पे भी डिस्कशंस है, क्या असल में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, क्या ये उनका ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑल दोस डिबेट्स आर देयर, वो सब हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को लेके उनका क्या व्यू है, एक स्टेट को, एक प्रदेश को चलाने में किस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी डेवलप करनी होती है, किस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट करना होता है, उसके बारे में वो बात करते हैं। एक्चुअली अगर सही बताऊं मैं तो कौटिल्य वाज नॉट ए पॉलिटिकल फिलोसोफर या पॉलिटिकल थिंकर एज सच, ही वाज ए स्टेट्समैन। वो किस तरह से राज्य को चलाना है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। वो किसी आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, जस्टिस कैसा होना चाहिए, क्या न्याय होना चाहिए, उस पर बहुत ज्यादा उनका ध्यान नहीं था। उनका ध्यान था कि आज की बात बताओ, प्रेजेंट डे में क्या है, स्टेट जो है वो घिरा हुआ है, ये प्रदेश जो है वो शत्रुओं से घिरा हुआ है, एनिमी से घिरा हुआ है हर तरफ। इस सर्कमस्टेंस में किस तरह से इस प्रदेश को चलाना है, इस स्टेट को चलाना है, उसके बारे में जो है उनका काम है ये अर्थशास्त्र, स्टेट्समैनशिप। सिमिलरिटी हमें देखने को मिलता है माकियावेली के अंदर भी। माकियावेली ने भी यही किया था। माकियावेली के अगर वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन से हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की प्लेलिस्ट को चेक करो जाके, कि माकियावेली भी इसी तरह की बातें कर रहा था कि आज की बात करो, समाज व्यवस्था को, प्रदेश को, राज्य को, स्टेट को चलाने के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड है उसकी बात करो ना। क्या आइडियल स्टेट है, क्या थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, कहाँ से कौन आएगा जाएगा, एलिगोरी ऑफ केव होगा, केव से बाहर निकलेगा, ये सब बकवास चीजों के लिए समय नहीं है हमारे पास। एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट रियलिटी में जो चल रहा है उसको हम किस तरह से हैंडल करें, मैनेज करें, उसके बारे में बात करो। तो कौटिल्य भी जो है उसी तरह की जो एक थियोराइजिंग है, उसी तरह का आइडिया जो वो देते हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। सप्तांग थ्योरी देते हैं, 7 एलिमेंट्स या 7 प्रकृतिज ऑफ स्टेट कहते हैं, उसको हम देखेंगे। राजधर्म का एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि किंग का किस तरह का धर्म होना चाहिए। माकियावेली के केस में भी हम देखते हैं हिज कॉन्सेप्ट ऑफ वर्च्यू, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ द रोल ऑफ द किंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी चीजें हैं। मत्स्य न्याय का एक कॉन्सेप्ट देते हैं, शतगुण्य नीति का कॉन्सेप्ट देते हैं, 4 उपायस बताते हैं और मंडाला थ्योरी देते हैं, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या ग्लोबल पॉलिटिक्स या आईआर में या फिर जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। तो ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, उनके लाइफ एंड टाइम्स के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, अर्थशास्त्र के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जान लेंगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये बहुत बार पूछा जाता है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उन्होंने क्या बताया वो देखेंगे, सप्तांग थ्योरी या 7 प्रकृतिज ऑफ स्टेट देखेंगे और राजधर्म के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उनके ये 3 4 5 कॉन्सेप्ट जो बच जाएंगे उनको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो लाइफ एंड टाइम्स की अगर हम बात करें कौटिल्य की, तो थोड़े से डाउट्स हैं, थोड़े से डिबेट्स हैं, कई लोगों में कंट्रोवर्सीज भी है, कई लोगों में डिसएग्रीमेंट्स भी है कि एग्जैक्ट एक्चुअली फेज कौन सा था, क्योंकि काफी पहले के, काफी पुराने टाइम के फिलोसोफर्स और थिंकर्स हैं, इसीलिए जो है इनकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, एग्जैक्ट प्लेस ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग थोड़े से कंफ्यूजन रहना जो है बिल्कुल जायज है, बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि उस वक्त ना तो इस तरह के कोई वोटर आईडी या आधार कार्ड, पैन कार्ड या रजिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन, इस तरह की चीजें तो थी नहीं। तो थोड़े बहुत जो है हमें प्लस माइनस ऊपर नीचे देखने को मिलता है। बट रफली हम सोचते हैं कि 4th सेंचुरी बीसी के वो एक फिलोसोफर है। उसी वक्त जो है दूर, बिल्कुल दूर एंशिएंट ग्रीस के अंदर हम थियोराइजिंग होते हुए देख रहे थे। प्लेटो, एरिस्टोटल भी लगभग उसी दौर, उसी जमाने के ही थे। कौटिल्य भी जो थे 4th सेंचुरी बीसी में इंडिया के एक थिंकर थे, और उस वक्त जो था मौर्यन एम्पायर, मौर्यन किंगडम जो था वो नॉर्दर्न इंडिया में काफी स्ट्रांग था, काफी बड़ा उसका साम्राज्य था। और इनफैक्ट इस मौर्यन साम्राज्य के शक्ति में आने में, पावर में आने में, रूल में आने के पीछे जो कहते हैं कि कौटिल्य का बहुत बड़ा रोल था, कौटिल्य का बहुत बड़ा योगदान था, इसे माना जाता है। ये सब कहने की चीजें हैं, इनके बारे में हमें कुछ कुछ राइटिंग्स पढ़ने को मिलती है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे, इनफैक्ट मौर्य किंगडम को एस्टेब्लिश करने के पीछे के, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कहा जाता है कि कौटिल्य एक बिल्कुल ही एडवाइजर थे। एडवाइजर, फ्रेंड या गाइड या कुछ भी कहो, उस तरह के वो एक रोल प्ले कर रहे थे। और इनफैक्ट जो उस वक्त का नंद किंगडम था, नंद किंगडम को ओवरथ्रो करके पावर में मौर्य किंगडम को लाने के पीछे कहा जाता है कि चाणक्य या कौटिल्य का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है। और वो दौर कैसा था, व्हाट वाज द एरा, दैट एरा वाज एन एरा ऑफ मोनार्की। ठीक है, राजा महाराजाओं का होता था, जनपद होते थे, और वो एक दूसरे से लड़कर ही सर्वाइवल को इंश्योर कर पाते थे। बिल्कुल सीधी सी बात है। राजा थे, उस वक्त अगर प्रदेश को सक्सेसफुल करना था, उस वक्त के अगर स्टेट को सस्टेन करना था, तो आपको क्या करना था, या तो आपको पहले तो या तो लड़ाइयाँ लड़नी थी पड़ोसियों से, और अपने टेरिटरी को एक्सपांड करना था। वो बिल्कुल सत्य था, दैट वाज द रियलिटी ऑफ दैट टाइम। इस पे कोई छुपाने वाली कोई बात नहीं है, इस पे कोई मैनिपुलेशन की बात नहीं है। ठीक है, तो कौटिल्य इसी चीज को देख रहा है, और इसी के बेसिस पे जो है अपनी थियोराइजिंग, थियोराइजिंग भी क्या, अपने रिकमेंडेशंस हम कह सकते हैं, अपने रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग स्टेटक्राफ्ट जो है आगे दे रहा था, और अपने बुक के अंदर लिख रहा था। ठीक है। सो उनको था कि डेफिनेट उस वक्त का जो सिचुएशन था, उसके बेसिस पे उनको था कि एक स्ट्रॉन्ग किंगडम और स्ट्रॉन्ग किंग को सब करते हैं। तो ऑब्वियस है, इसके उल्टा करोगे तो मर जाओगे ना यार। जंगल में रहोगे तो जंगल के न्याय, जंगल के कानून के हिसाब से तो चलना पड़ेगा ना। वहां तो जाके आप अहिंसा, नॉन वायलेंस करोगे तो नहीं चलेगा। शेर है, भालू है, चीता है, उसके बीच आपके ये यूटोपियनिज्म या आपके आइडियलिज्म्स नहीं काम कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है ना, एलिगोरी ऑफ केव, ये वो, स्कॉलर एजुकेशन, ये सब चीजें नहीं काम करते है। लड़ाइयाँ चल रही है, अगर ज़िंदा रहना है तो आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो उस पीरियड के एक थियराइज़िंग को कर रहे थे कौटिल्य, और इसीलिए उनके पूरे थॉट के अंदर ये चीज़ें देखने को मिली। आज के डेट पे खड़े होके कई लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कौटिल्य को कि बहुत ज़्यादा क्रूर थे, बहुत ज़्यादा क्रूएल थे, ये थे, वो थे। बट उनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें उन्हें स्टडी करने की आवश्यकता है कि वो किस दौर में लिख रहे थे, किस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें लिख रहे थे। तो उनके अगर अदर नेम्स की हम बात करें तो चाणक्य या विष्णुगुप्ता के नाम से भी जाने जाते थे वो। और उनके आइडियाज़ जो थे उनको उनके उनके काम की वज़ह से उन्हें एक फिलोसोफर भी कहा जाता था, एक स्टेट्समैन भी कहा जाता था, एक डिप्लोमेट भी कहा जाता था। ही हैड सेवरल रोल्स दैट ही वाज़ प्लेइंग। और उनका जो मैग्नम ओपस था, मैंने पहले ही बताया, उनका मेन काम जो था, मेन वर्क जो था उनका, वो था अर्थशास्त्र नाम की ये ट्रीटाइज़, इसे हम कहते हैं, बुक नहीं कहते हैं, हम इसे ट्रीटाइज़ कहते हैं। तो उस तरह का एक स्टेटमेंटशिप के रिगार्डिंग उन्होंने इस वर्क को अपना लिखा था। ठीक है? जो उससे पहले कौटिल्य से पहले जो धर्म का ट्रेडिशन था, धर्म के ट्रेडिशन से इन्होंने शिफ्ट करके जो है अर्थ के ट्रेडिशन में धीरे-धीरे शिफ्ट किया था। अर्थ क्या है? रियलिटी। द फिजिकल कैपेसिटी, द पोटेंशियल, चाहे वो पावर के केस में हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स के केस में हो, चाहे पॉलिटिक्स के केस में हो, अर्थ के तरफ इन्होंने शिफ्ट किया है, कि रियलिटी की तरफ इन्होंने शिफ्ट किया। तो इसीलिए इन्हें इंडियन रियलिस्ट भी कहते हैं। He was a realist thinker. He was talking about the real time situations and he was not concerned about would be, should be, can be, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, all those things। ठीक है। तो अर्थशास्त्र के रिगार्डिंग कई बार हम देखते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसको हम यहाँ देख लेंगे। 6000 सूत्रस थे, डिवाइडेड इनटू 15 बुक्स। एक डिबेट है, एक कंफ्यूजन है कि एग्जैक्ट कौन से साल में एग्जैक्ट लिखा गया था कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उस पे डिबेट है। दूसरा एक कंफ्यूजन डिबेट है कि क्या कौटिल्य ने खुद ही सारा कुछ लिखा था, उसके ऊपर भी एक डिबेट है, डिस्कशन है, डाउट है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने शायद कंपाइल किया था कईयों से, जो पहले चीजें लिखी जा चुकी थी उनको वो कंपाइल कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो देयर। थर्ड कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग अर्थशास्त्र जो काफी पॉपुलर, वो है कि क्या उस दौर की बात थी वो,
जिस दौर में कौटिल्य जिंदा थे, जी रहे थे, क्या उस दौर की बातें कौटिल्य अर्थशास्त्र में कर रहे थे या उनसे पहले की किसी बात के बारे में, वक्त के बारे में वो बात कर रहे? तो दीज आर सर्टेन कंट्रोवर्सीज एंड कॉम्प्लिकेशंस रिगार्डिंग अर्थशास्त्र, क्योंकि अगर वंस यू गेट एडमिशन इनटू एमए करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, कौटिल्य के टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, तब आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बट सीयूटी यूजी या फिर यूजीसी नेट या फिर कोई भी अगर बेसिक एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, तो उस पे इतनी ज्यादा डिटेल्स में आपकी कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये उसका स्ट्रक्चर है। 15 बुक्स थे उसके अंदर और जो है 150 चैप्टर्स थे, 180 सेक्शंस। तो रफली हम देखें तो बुक 1 वाज टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। बुक 2 इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहा था, 4 एंड 5 लॉ के बारे में बात कर रहे थे, 6, 7, 8 फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे थे, 9 टू 14 डिफेंस वॉर एंड वॉरफेयर की बातें कर रहे थे, और बुक 15 जो है मेथोडोलॉजीज यूज्ड इन राइटिंग द बुक के बारे में बात कर रहे थे। तो यही है मोटा-मोटा, हमें इतना ही जानना है कि अर्थशास्त्र का क्या स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब अगर आगे बढ़ते हैं तो कौटिल्य, हमने पहले ही बोला कि कौटिल्य वाज वेरी वेरी कंसर्न्ड, वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, कि प्रदेश को चलाने के लिए, इस राज्य को चलाने के लिए कुछ सिस्टम्स को डेवलप करने पड़ेंगे। इस चीज को जो है कौटिल्य बहुत क्लियरली मानते थे और बहुत क्लियरली प्रपोज भी करते थे, बहुत स्ट्रांगली इसको आगे रखते थे कि बिना इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, बिना इफेक्टिव टूल्स एंड डू नॉट्स, बिना प्रॉपर लिस्ट के जो है आप एक प्रदेश को नहीं चला सकते। प्रदेश तो छोड़ो, आप अपने आप को नहीं चला सकते हो, आप एक घर, अपने परिवार को नहीं चला सकते हो विदाउट दीज लिस्ट्स ऑफ डूज एंड डोंट्स। ठीक है, और इसके ऊपर जो है कौटिल्य का बहुत ज्यादा फोकस था, बहुत ज्यादा ध्यान था। वो कई चीजें कह जाते थे, मैं सारी चीजें तो मैं यहाँ नहीं लेकर आया हूँ, क्योंकि हम एग्जाम सेंट्रिक इसको कंडेंस्ड करके प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो चीजें पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा कोई जानना चाहता है तो कौटिल्य के ऊपर रिसर्च कर सकता है। बट मोटा मोटा ऊपर से उन्होंने क्या कहा था कि एक तो बोला था उन्होंने कि डिवीजन ऑफ वर्क पे वो बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, बहुत ज्यादा विश्वास करते थे कि काम जो है बटा हुआ होना चाहिए प्रदेश में, तभी अच्छा होगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे हम। स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी है, जो कि हम आगे चल के कहते हैं, जिसे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का हम कॉन्सेप्ट कहते हैं या फंक्शनल डिफरेंशिएशन का हम कॉन्सेप्ट कहते हैं, कि फंक्शन के बेसिस पे, कर्म के बेसिस पे जो है डिस्टिंक्शन, डिवीजन आवश्यकता है समाज में या स्टेट में। ये कौटिल्य का भी मानना था, कौटिल्य इस बात को एक्सेप्ट करते थे कि हर इंसान सेम काम नहीं कर सकता है, अलग अलग काम अलग अलग इंसान को या इंस्टीट्यूशन को या ऑर्गेनाइजेशन को करने दो और उसे उसी में ही डेवलप होने दो। ट्रैफिक पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक मेंटेनेंस का काम करने दीजिए, उन्हें उसी पे ही जो है स्पेशलाइजेशन जनरेट या स्पेशलाइजेशन क्रिएट करने का मौका दीजिए। उनको फिर चोरों के पीछे भागने मत भेजिए, कहीं किसी के घर पे चोरी होती है तो ट्रैफिक पुलिस को वहां मत भेजिए, उनको दूसरी जगह स्पेशलाइज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, ठीक है, जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं या जो अध्यापक हैं, उनको पढ़ाने पे ही फोकस करने दीजिए, उनको फिर किसी और चीज पे ना उलझना पड़े, उसके उसका आप ध्यान रखना है। तो दैट इज व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट, कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। दूसरा, वो बहुत ज्यादा रेलिवेंस देते थे कौटिल्य इन द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की। तो देखो, इन्हीं सब चीजों को लेके कई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भाई बहुत ज्यादा रेसिस्ट थे, बहुत ज्यादा क्लास को मानने वाले थे, कि ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे रहेगा, हायरार्की ये वो। बट उनका जो दौर था, उनका जो फेज था, उस वक्त की ये रिक्वायरमेंट थी कि एक चेन ऑफ कमांड हो ऊपर से नीचे तक, एक हायरार्की हो ऊपर से नीचे तक। हर कोई राजा बनने लगेगा तो नहीं चल पाएगा प्रदेश या साम्राज्य, उस वक्त नहीं चल पा रहा था। तो वो हायरार्की को बहुत ज्यादा मानने वाले थे। ठीक है, कि सेंट्रल एकदम टॉप लेवल पे जो किंग है, स्वामी से लेके जो है धीरे धीरे नीचे तक महाअमत्य, अमत्य, अध्यक्ष, ऐसे करके नीचे नीचे आते जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर होगा कोई, कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, महाअमत्य, अमत्य होंगे जो बेसिक मिनिस्टर्स होंगे, फिर नीचे को धीरे धीरे चलते चलेंगे, अध्यक्ष होगा, प्रोविंस लेवल पे कोई ऑफिसर होगा। तो इसको धीरे धीरे रखना जरूरी है। और उसी के साथ थर्ड पॉइंट जो वो कहते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड होना जरूरी है। हर कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता है, एक सीधे लाइन में जो है ऑर्डर्स को नीचे आना आवश्यकता है, और नीचे से ही फीडबैक को धीरे धीरे ऊपर जाने की आवश्यकता है। इसी से ही आप एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को क्रिएट कर सकते हो, जो कि हम आगे जाके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज में भी यही सब चीजें ही पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम यही सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में कौटिल्य ने बात करी थी। नेक्स्ट वो कहते हैं सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करने वाले एक इंसान है। तो कई लोग इस पे भी उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि बड़े क्रूर लीडर है भाई, एकदम राजा को ही सारा पावर देना चाहते थे। अरे भैया, उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी ये। नहीं तो प्रदेश, नहीं तो साम्राज्य नहीं चल पाता शायद, उनको इस तरह की फीलिंग थी कौटिल्य को। और उन्होंने दिखाया भी, चंद्रगुप्त मौर्य वाज सच ए स्ट्रॉन्ग एम्पायर, एम्पायर की पूरे मॉडर्न एम्पायर को इतना ज्यादा उन्होंने एक्सपांड भी किया था। तो कई लोग इसका पूरा क्रेडिट जो है विष्णुगुप्ता, चाणक्य या कौटिल्य को भी देते हैं। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन तो वो बिलीव करते थे। वो कहते थे कि द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। ठीक है, डिवीजन बहुत क्लियरली हमें रखना पड़ेगा। एक तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, ये सारी चीजों जो है, इसका सुप्रीम पावर, सुप्रीम अथॉरिटी जो है किंग के पास होना चाहिए।
वो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, सब अपना-अपना काम करेगा, बट एक सुप्रीम स्ट्रेंथ ऊपर होना बहुत आवश्यकता है, इसकी बहुत आवश्यकता है, जो सारी चीज़ों को पकड़े रखेगा ऊपर से, ठीक है? उसके बाद वो कहते हैं कि एम्पायर को डिवाइड कीजिए आप, प्रोविंसेस में डिवाइड कीजिए, प्रोविंसेस को फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कीजिए, विलेजेस में डिवाइड कीजिए, म्युनिसिपल्स में डिवाइड कीजिए। एग्ज़ैक्ट ये इंग्लिश नेम तो वो नहीं यूज़ कर रहे थे शायद, बट ये उनका एक एक्सप्लेनेशन था, उनका ये कहना था कि इस तरह के छोटे-छोटे डिविजन्स को करते जाओ, ऊपर से नीचे को धीरे-धीरे लाते जाओ, बट ऊपर से जो है इसका डायरेक्शन नीचे को रहना चाहिए और अथॉरिटी ऊपर बना रहना चाहिए, ठीक है? और प्रोविंसेस कह रहा, प्रोविंसेस को हेड करने के लिए प्रदेष्टा को रखो आप, प्रदेश जिसे कहते थे, प्रदेश को हेड करने के लिए प्रतिष्ठा रखो, डिस्ट्रिक्ट को हेड करने के लिए स्थानिका रखो, सिटी के लिए नागरिका रखो, विलेज के लिए गोपा रखो, तो इस तरह के अलग-अलग पोजीशंस को क्रिएट करो और प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को स्टेट के तैयार करो। बहुत सारी चीज़ें वो कहते हैं इसके रिगार्डिंग, मैं फिर से कह रहा हूँ, सारी चीज़ों को मैं यहाँ नहीं कवर कर रहा हूँ, बिकॉज़ दिस इज़ अ ट्रायल क्लास, बिकॉज़ दिस इज़ एन एक्सप्लेनेशन दैट आई एम ट्राइंग टू मेक क्विकली ऑन यूट्यूब। हमारे लाइव क्लासेस भी चलते हैं, आप लोग चाहो तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप से जॉइन कर सकते हो। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि फलाना ऐप है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, डायरेक्टली इंटरैक्ट करता हूँ बच्चों के साथ। चाहो तो जुड़ सकते हो, अदरवाइज़ ऑल्सो नो प्रॉब्लम, यूट्यूब में ही जितना हो सकेगा इन्फॉर्मेशन मैं डालते जाऊँगा, ठीक है? आगे चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है कौटिल्य का, उसको डिस्कस करते हैं। एक और क्या है, इनफैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट रेलेवेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कौटिल्य ही हम कह सकते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट। हम कौटिल्य के आइडियाज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग हम आइडियाज़ को देख सकते हैं, और दूसरा उनके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग हम डिस्कशंस को देख सकते हैं, या आईआर रिगार्डिंग डिस्कशंस को हम देख सकते हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को इंटरनली स्ट्रांग बनाने के लिए जो है वो कुछ-कुछ आइडियाज़ देते हैं, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट है, जो कि प्रकृति 7 प्रकृतिज़ ऑफ स्टेट के बारे में वो बात करते हैं। और वही अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के थ्योरीज़ और कॉन्सेप्ट्स की अगर हम उनकी बात करें, तो कॉन्सेप्ट्स लाइक मत्स्य न्याय की वो बात करते हैं, कॉन्सेप्ट्स लाइक राजमंडला की वो बात करते हैं, कॉन्सेप्ट्स लाइक 4 उपाय की वो बात करते हैं, तो वो हम चीज़ें धीरे-धीरे देखेंगे। तो अब अगर हम सप्तांग थ्योरी की बात करें, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, कौटिल्य was not a political philosopher or thinker per se, जिस तरह से हम सीखते हुए आ रहे हैं। He was more of a statesman, he was more of a strategist, जो कि रियलिटी को देखते हुए कैसे स्टेट को, प्रदेश को सक्सेस अचीव करना, उसके बारे में बोलने में वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, ना कि एक यूटोपियन आइडियल वर्ल्ड या आइडियाज़ के बारे में बताने में। तो सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वो स्टेट को एज एन ऑर्गेनिज्म देखते हैं, एज ए रियल एंटिटी, एज ए सर्वाइविंग एंटिटी वो देखते हैं कि इसके लिम्स हैं, इसके पार्ट्स हैं अलग-अलग, जैसे कि एक इंसान के, एक ऑर्गेनिज्म के अलग-अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसी तरह से वो स्टेट को भी देखते थे कि स्टेट्स के भी जो है अलग-अलग एसेंशियल पार्ट्स हैं, और ये सारे पार्ट्स से जुड़ के, ये सारे पार्ट्स से मिलके ही जो है स्टेट बनता है। इन पार्ट्स के बिना, इन पार्ट्स के एब्सेंस में जो है एक बॉडी जैसे बेकार है, उसी तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स के बिना एक स्टेट जो है वो बेकार है। 7 पार्ट्स वो कहते हैं, 7 बॉडी पार्ट्स है एक स्टेट के, 7 ऑर्गन्स हैं एक स्टेट के, और इन ऑर्गन्स के साइमल्टेनियस कलेक्टिव परफॉर्मेंस से ही जो है स्टेट का यूटिलिटी, स्टेट का फंक्शन निकल कर आता है। सिमिलर टू एन ऑर्गेनिज्म, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा दिमाग, हमारी आँखें, हमारे कान, ये सारी चीज़ें जब एक साथ काम करती है, तभी एक होलिस्टिक इंडिविजुअल, होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग अपने फंक्शंस कर पाता है, ठीक है? सो उसी तरह से वो स्टेट के 7 ऑर्गन्स की बात करते हैं, अंग, उसी को हम कहते हैं सप्त अंग, 7 अंगस की वो बात करते हैं। 7 अंग या 7 प्रकृतिज़ स्टेट के कौन-कौन से हैं इम्पोर्टेंट? एक तो है स्वामी, इनको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, वाइप कर दूँगा तो आपको क्लियरली दिखेगा। अगर लगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर इसका पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा जॉइन कर सकते हो, मेकिंग पॉल साइंस सिंपल, वहाँ इनकी तुम्हें पीपीटीज या पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे, साथ में और एमसीक्यू वगैरह जो भी है, न्यूज़पेपर एनालिसिस वगैरह वो भी डलते हैं, वो भी तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्वामी इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ए स्टेट। 7 यूनिट्स में से स्वामी जो है वो पहले हैं, फिर अमात्य मिनिस्टर्स हैं, फिर जनपद टेरिटरी है, फिर दुर्ग यानी कि फोर्ट है, यानी कि सिक्योरिटाइज्ड जो फोर्ट एक रहता है, एक प्रोटेक्शन जो लेयर रहता है वो है। आगे कोशा, कोशा का मतलब है ट्रेजरी, फाइनेंसेस ऑफ स्टेट इंपॉर्टेंट है। दूसरा दंड यानी कि आर्मी या एक मिलिट्री जो स्ट्रेंथ है वो इंपॉर्टेंट है, और एक मित्र यानी कि एलाई इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ये 7 जो है एसेंशियल ऑर्गन्स ऑफ स्टेट है। अगर हम वेस्टर्न थिंकिंग में देखें तो वहां सिर्फ 4 ऑर्गन्स पे ही बात किया जा रहा है कि टेरिटरी होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए, बॉर्डर्स होने चाहिए, इन्हीं सब चीजों पे बात करी जा रही है। अगर हम कौटिल्य इंडियन पॉलिटिकल थॉट को अगर हम देखें तो 7
एक एक्सटेंसिव थियराइजिंग ऑफ स्टेट को किया जा रहा है यहाँ कि 7 एसेंशियल ऑर्गन्स होता है स्टेट के, और इनमें से किसी एक के ना होने से भी जो है स्टेट के परफॉर्मेंस, स्टेट के फंक्शन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। स्वामी जो है वो किंग है, राजा है, और वैसे ही चलते चलते मिनिस्टर्स होते हैं। एक टेरिटरी होना आवश्यक है, बिना किसी टेरिटरी के, बिना एक टेरिटरी के जो है एक प्रदेश नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, एक स्टेट नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। उस वक्त के दौर के लिए उन्होंने दुर्ग का कॉन्सेप्ट रखा था, आज के डेट पे हम बॉर्डर्स भी कह सकते हैं इसे। उस वक्त जब वो रह रहे थे राजा महाराजाओं के मोनार्की के टाइम में जो था, एक फोर्ट्रेस होना बहुत जरूरी था, एक दुर्ग का होना बहुत जरूरी था फॉर प्रोटेक्शन। आज के डेट पे उस तरह के आउटराइट वार्स तो नहीं होते हैं, इसीलिए दुर्ग या फोर्ट का रेलेवेंस थोड़ा सा कम हो गया है, बट इसे हम एक बॉर्डर या बॉर्डर फेंसिंग या बॉर्डर सिक्योरिटी की तरह से भी हम इसे देख सकते हैं। कोशा ट्रेजरी फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट, बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दंड या स्ट्रेंथ या मिलिट्री या पुलिस की हम बात कर सकते हैं, और फाइनली एक मित्र, एक क्लोज एलाई का होना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमें काफी हेल्प करेगा, इसलिए एक स्टेट का ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो यही जो है मैंने एक टेबल फॉर्मेट में भी बना के दिया हुआ है। डिस्कशन जो है, बेसिक आइडिया मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो, जैसे मैंने बताया कि पीडीएफ पीपीटी चाहते हो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो स्वामी कौन है? किंग है या फिर सोवरेन है, वो सुप्रीम अथॉरिटी है उस प्रदेश में, उस राज्य में। वो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताते हैं कौटिल्य, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। वो राजधर्म के कॉन्सेप्ट के अंदर जाके हम इसको और भी ज्यादा देखेंगे। पर अभी अगर हम बताएं तो वो वाइज होने चाहिए, डिसिप्लिन होने चाहिए, प्रोटेक्टर ऑफ धर्म होना चाहिए, और एक रूलर होना चाहिए टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। अमात्य की अगर हम बात करें, मिनिस्टर्स या ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेसी है वो क्या है? वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है स्टेट को चलाने का, वो एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है स्टेट को चलाने का, एक प्रदेश को चलाने का। वो उनके बारे में भी वो बात करते हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी कौटिल्य कहते हैं कि ये मेरिट बेस्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं किसी के चाचा के बेटे हैं, किसी के मामा के बेटे हैं, किसी के ये हैं वो हैं, इस तरह से नहीं। अगर वो मेरिटोरियस इंसान है, अगर उनके पास कैपेसिटी है, एक स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन चाहे आवश्यकता हो तो आप लीजिए, और जो सबसे योग्य पात्र हैं उनको आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का पार्ट बनाइए। ये राजा को उनका रिकमेंडेशन था, सजेशन था। वो एफिशिएंट होने चाहिए, लॉयल भी होने चाहिए, और टाइम टू टाइम जो है आपको ब्यूरोक्रेटिक चेक्स एंड बैलेंसेस भी इंश्योर करना है। ऐसे नहीं कि कोई बहुत ज्यादा करप्शन करे जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है। जनपद के बारे में बात करते हैं, टेरिटरी के बारे में बात करते हैं। टेरिटरी या जनपद क्या है? लैंड प्लस द प्रोडक्टिव सोसाइटी जो है उसको हम जनपद कह सकते हैं। एग्रीकल्चरली डेवलप होना चाहिए, इकोनॉमी उसका डेवलप होना चाहिए, डेमोग्राफी उसका बेटर होना चाहिए, उसका उसका ज्योग्राफिक पोजीशन सुइटेबल होना चाहिए, कि नदी के पास होना चाहिए, एक फर्टाइल लैंड उसके अंदर होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एफिशिएंट जनपद। और अगर जनपद एफिशिएंट होगा, अगर आपकी टेरिटरी एफिशिएंट होगी, तभी जो है आपका स्टेट राइज कर सकता है। फोर्थ, दुर्ग की बात करते हैं, वो फिजिकल या स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी की बात करते हैं, वो फोर्टिफाइड कैपिटल की बात करते हैं। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, वो उस दौर की बात करते हैं जब एक फोर्टिफिकेशन वाज नेसेसिटी फॉर ए स्टेट टू सर्वाइव, फॉर ए किंगडम टू सर्वाइव। यानी स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन होना चाहिए, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट होना चाहिए, और उसी के अंदर, इस दुर्ग के अंदर ही जो है लाइफ को सर्वाइव कर पाने लायक एक जनपद आपका होना चाहिए, तभी आपका स्टेट प्रदेश सक्सेसफुल होगा। पोस्ट की बात करते हैं, ट्रेजरी की बात करते हैं, वेल्थ या रिसोर्सेज की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होना बहुत जरूरी है। देयर हैज टू बी, योर इकोनॉमी हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। आपके पास सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेस होने चाहिए, एफिशिएंट मैनेजमेंट उन रिसोर्सेस का होना चाहिए, एडिक्वेट टैक्सेशन पॉलिसी आपके होने चाहिए, उस टैक्स के बदले में आप एडिक्वेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लायक होने चाहिए। तो इस तरह की बातें जो है वो कहते हैं इन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्सा। आगे चल के दंड की बात करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर की बात करते हैं, पुलिसिंग पावर की बात करते हैं। वो कहते हैं ट्रेन्ड मिलिट्री होना चाहिए, खुद के सोल्जर्स होने चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा मर्सनरीज पे डिपेंड नहीं करते हुए पसंद करते थे करना। वो चाहते थे कि अपने स्टेट का एक नेशनलिस्ट, एक राष्ट्रवाद की भावना रखने वाले लोगों को फौज में भरो, और नेशनलिस्ट सिटीजन्स को वहां रखो, और एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बनाओ। मित्र की बात करते हैं, वो एलाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स के अंदर, एक अच्छे मित्र का होना। एक पड़ोसी भी हो सकता है वो, या किसी दूर का स्टेट भी हो सकता है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कोलिशंस और एक्सटर्नल रिलेशंस को मेंटेन करने की भी वो बात करता है। और इन सारी चीजों से मिला के ही जो है कौटिल्य का कहना था कि एक एडिक्वेट स्टेट, एक एफिशिएंट राज्य बनकर निकल कर आएगा, ठीक है। और आज का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ राजधर्म, कि एक किंग को क्या करना चाहिए, किस तरह का राजा जो है, स्वामी जो हमने देखा था, एक स्वामी किस तरह के होने चाहिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह के होने चाहिए, ठीक है। वो एक एथिकल फाउंडेशन क्रिएट करते हैं टुवर्ड्स किंगशिप एंड स्टेटक्राफ्ट। वो ऐसा नहीं कहते हैं कि सिंपली हेरिडिटरी एक के बाद एक राजा बनते हुए चले जाएगा, नहीं, सिर्फ ऐसी, सिर्फ इतना काफी नहीं है।
आपको एक राइटियस इंसान होना जरूरी है। राजा मतलब इट्स ए बिग टर्म, इट्स ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। राजा होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, और उसे निभाना पड़ता है। सिर्फ राजा के बेटे पैदा हो जाने से ही आप एक राजा उचित नहीं बन जाते हो, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को वो करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो इसका कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ अर्थशास्त्र में ही नहीं, इसी का इसका कॉन्सेप्ट हम महाभारत में भी देखते हैं, भगवत गीता में भी हम देखते हैं। राइटियसनेस की जो बात है वो एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, वो हम आज के डेट पे भी कह सकते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस का, हमारे लीडर्स का राइटियस होना बहुत जरूरी है। ड्यूटी एंड मॉरल एप्लीकेशन ऑफ द किंग टुवर्ड्स द पीपल। राजा जो है उनका अपने प्रदेश के प्रति भी कुछ दायित्व है, अपने स्टेट के प्रति कोई दायित्व है, और अपने प्रजा के प्रति, अपने 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 सब्जेक्ट्स के प्रति भी जो है उनका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है, which is far bigger than his personal responsibility। खुद के प्रति उनकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद वो एक जितने इंसान है उससे भी बड़ी उनकी एक दायित्व है, उसने भी बड़ा उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है कि एक रूलर शुड गवर्न टू एंश्योर जस्टिस। न्याय को एंश्योर कर पाने की क्षमता एक राजा में होनी चाहिए। जनता के वेलफेयर, लोक कल्याण के बारे में काम करने लायक एक लीडर हमें चाहिए, जो कि सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करे और साइमल्टेनियसली सोशल ऑर्डर भी प्रोवाइड करे, जो कि हमें बाहर के शत्रु से, बाहर के एनिमी से भी हमें प्रोटेक्ट करे, और विद इन द स्टेट भी जो है एक सोशल ऑर्डर बनाए रखने में सक्षम हो, लायक हो। उस तरह के इंसान को हम राजा देखने चाहते हैं। वही जो है राजा का धर्म है। प्रदेश की सर्वाइवल, प्रदेश का पीस, प्रदेश की प्रोस्पेरिटी, प्रदेश की प्रोग्रेस इज द धर्म, इज द ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंग ऑफ द राजा, ठीक है। मॉरल पॉलिटिक्स के साथ भी वो थोड़ा सा जोड़ते हैं, और रियलिस्ट पॉलिटिक्स के साथ भी वो थोड़ा सा जोड़ते हैं कि ऐसा नहीं कि राजा हमेशा सिर्फ लड़ने मारने में है, वो तो जरूरी है, वो चाहिए ही, बट प्रजा से जो है, प्रजा को खुश रखने की कैपेसिटी, प्रजा को न्याय सिद्ध बनाने की कैपेसिटी भी जो है एक राजा के अंदर होना चाहिए। तो प्रोटेक्शन करना है उनको सिटीजन्स का, ठीक है। तो क्या करना है उसके लिए? किंग मस्ट एंश्योर फिजिकल एंड सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। जस्टिस को अपहोल्ड करने के लिए, न्याय को अपहोल्ड करने के लिए क्या करना है? उनको इम्पार्शियल होना है पनिशमेंट और रिवार्ड देने में। जो गलत करे सबको इक्वली पनिशमेंट दो, जो अच्छा करे सबको इक्वली रिवॉर्ड्स दो, ये उनको रखना है। अपने प्रजा के, अपने सब्जेक्ट्स के वेलफेयर के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? ही शुड प्रमोट प्रॉस्पेरिटी एंड पब्लिक गुड। ड्यूटी ओवर डिजायर उनका है कि अपने कर्म के प्रति, अपने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रजा के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, उस पे उनको ज्यादा ध्यान देना है, स्टेट इंटरेस्ट पे ध्यान देना है, ना कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे, ना कि उनके पर्सनल चॉइसेस के ऊपर उन्हें प्रदेश को चलाना है। वो डिफरेंट थिंग है। घर पे जाके शाम को जब राजा घर जाएगा, हिज पर्सनल स्पेस, पर्सनल लाइफ इज दैट, इट्स ए डिफरेंट थिंग। तो जब आप प्रदेश के लिए कोई डिसीजन लेते हो तो आपके पर्सनल चॉइसेस, पर्सनल डिजायर्स उसके रास्ते में नहीं आने चाहिए। एथिकल रेस्ट्रेंट होना चाहिए, एरोगेंस, ग्रीड, इन सब चीजों से राजा को दूर रहना है, ठीक है। और कंसल्टेटिव गवर्नमेंट के ऊपर फोकस करता है कि राजा है तो इसका ये मतलब नहीं कि जो मन करेगा वही डिसीजन वो लेंगे। आप बैठिए, आप एडवाइस दीजिए अपने काउंसिलर्स से, अपने मिनिस्टर्स से एडवाइस दीजिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए, और डिस्कशन के थ्रू जो है आप कॉन्सेप्ट को, अपने अपने राज्य को आगे बढ़ाइए। आगे चल के हम उनकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, मत्स्य न्याय, राजधर्म, उपायस, ऑल दोस थिंग्स वी विल सी। तो चैनल को क्विकली सब्सक्राइब कर दो बच्चों, तो मेरे को भी अच्छा लगता है और मेहनत करने का मन करता है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में कौटिल्य के बाकी पार्ट को खत्म कर देंगे।